मनाली से 40 किलोमीटर पहले आता है हिमाचल का बहुत ही खूबसूरत शहर कुल्लू, जो कि ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। मनाली जाते हुए सब कुल्लू शहर से निकलते तो हैं, पर बहुत ही कम लोगों ने इस लोकेशन को एक्सप्लोर किया है। कुल्लू आज भी मनाली के कंपैरिजन में बहुत ही कम एक्सप्लोर्ड एरिया है। तो आइए मेरे साथ कुल्लू शहर के हिडन जेम्स और मस्ट विजिट प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर कहाँ स्टे करना बेस्ट रहेगा। यहाँ पहुँचने के लिए आपको डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी चंडीगढ़ और दिल्ली से। ये मेरा सोलो ट्रिप है एंड मैंने चंडीगढ़ से एचआरटीसी की डायरेक्ट वोल्वो बस पकड़ी एंड पहुँच गई कुल्लू शहर। अब कुल्लू में भी काफी टाउन्स और गाँव हैं और ऐसा ही एक गाँव है कायस, जो कि कुल्लू से 8 किलोमीटर आगे है मनाली की तरफ। एंड मैंने इसी को चूज किया स्टे करने के लिए। बस स्टैंड से ऑटो लेकर मैं पहुंच गई अपने स्टे में, जहां मैं 4 दिन रहने वाली थी। मेरा स्टे है इस सुंदर सी प्रॉपर्टी पर, द रैम्बलर्स रिट्रीट, जो कि कायस गांव में पड़ता है। इस प्रॉपर्टी पर डायरेक्ट लोकल बस से भी पहुंच सकते हो, बस आपको कुल्लू से बस लेनी होगी नगर की तरफ और उतरना होगा काइस में। इस प्रॉपर्टी की खास बात ये है कि ये मेन रोड पर होते हुए भी एकदम शांत लोकेशन पर बसा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पीक सीजन पर भी आपको क्राउड या ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा। मैं यहाँ जून के महीने में आई थी, जब मनाली में हर वक्त घंटों का जाम लगा रहता था, पर इधर जाम तो दूर टूरिस्टी क्राउड भी नहीं था, तो आप एकदम शांति से घूम सकते हैं। अब पहले दिन तो मैं अपने स्टे पर ही रहकर यहाँ के नज़ारे एंजॉय कर रही थी और प्रॉपर्टी से ही ऐसे व्यूज देखकर तो मदहोश हो जाओगे। आपको किसी और व्यू पॉइंट पर जाने की जरूरत ही नहीं, जब यहीं से इतने किलर व्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो आइए आपको पहले इस प्रॉपर्टी का टूर दिया जाए। यहाँ पर टोटल 3 कमरे हैं, 2 सेकेंड फ्लोर पर और एक एटिक रूम, जो फैमिलीज या बड़े ग्रुप्स के लिए बेस्ट है। ये है मेरा रूम, जो आप देख ही सकते हैं काफी स्पेशियस है। एंड रूम में ये बड़ी सी विंडो, जिससे बाहर पहाड़ों का ऐसा नजारा दिखता है। मतलब मैं तो बेड पर बैठे बैठे ही पहाड़ ही देखती रहती थी। रूम के साथ ही है ये अटैच्ड बालकनी। एंड गाइस, यू कैन सी योरसेल्फ हाउ ब्यूटीफुल द व्यू इज फ्रॉम हियर। मतलब आप ये समझो कि ये व्यूज देखकर तो बाहर भी घूमने जाने का मन नहीं करता था। रूम में ही था ये ड्रेसिंग रूम, जहाँ कबर्ड एंड मिरर है एंड साथ में ये अटैच वॉशरूम, जो अगेन बहुत स्पेशियस था। एंड बेस्ट पार्ट, यहाँ सोलर गीजर है, तो 24 घंटे गर्म पानी अवेलेबल होता है। ये है साथ वाला दूसरा रूम एंड ये भी काफी सुंदर था। यहाँ 2 विंडोज है, जिससे आपको रूम में हर वक्त बस बाहर का नजारा देखने को मिलेगा। isn't this so amazing? इस रूम का तो बेस्ट पार्ट ये टेबल चेयर है, जहाँ आप इन नजारों के साथ सुबह सुबह की चाय पी सकते हो। इसके साथ ही है यहाँ की एक कॉमन बालकनी। एंड अगेन, यहाँ से आसपास की वादियों का इतना मैजिकल नजारा देखने को मिलता है। यहाँ पे है ये टेबल एंड चेयर्स, जिधर जब आपका मन करे आप चाय पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं या सिंपली बस इधर बैठ के ओवरऑल नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। अब आपको एटिक रूम दिखाते हैं, जो इसी फ्लोर से स्टेयर्स चढ़ के असेस किया जा सकता है। इस रूम में 2 बेड्स हैं, यानी कि बड़ी फैमिलीज या फ्रेंड्स के ग्रुप के लिए ये परफेक्ट है। इवन रूम में ही ये ट्रेडिशनल हिमाचली सिटिंग भी है, जहां आप अगेन नाश्ता पानी कर सकते हैं या बस बैठ के चिल कर सकते हैं। मुझे तो ये एटिक रूम बहुत ही प्यारा लगा। यहाँ छोटा सा टेरेस भी है, जहाँ से कॉमन बालकनी जैसे व्यूज देख सकते हैं। बट इट्स बेटर टू सिट इन द कॉमन बालकनी, बिकॉज वहाँ ज्यादा खुला एरिया है एंड प्रॉपर रेलिंग्स लगी हुई हैं। अब वापस नीचे आके आता है ये कॉमन एरिया, जो कि दोनों रूम्स के बाहर ही है। यहाँ भी प्रॉपर सिटिंग है, जैसे डाइनिंग टेबल एंड सोफा सेट। तो अगर आप रूम्स में नहीं बैठना चाहते तो आप इधर भी बैठ सकते हैं। कॉमन एरिया के साथ ही है ये किचन। सो इफ यू आर समवन हु लाइक्स टू कुक देयर ओन फूड व्हाइल ट्रैवलिंग, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। ये किचन भी ट्रेडिशनल हिमाचली स्टाइल में बना हुआ है। एज यू कैन सी, किचन के बीच में ये तंदूर है, जो कि विंटर्स में बहुत बेनिफिशियल होता है टू कीप द रूम वार्म। एंड यहाँ की सिटिंग भी वैसी है।
यहाँ सारे बर्तन अवेलेबल है, सो आप इजीली हर तरह का फूड कुक कर सकते हैं। ये है इसी फ्लोर का कॉमन बालकनी टुवर्ड्स द फ्रंट। अब आपको नीचे का एरिया दिखाते हैं, यानी कि फर्स्ट फ्लोर। ये है यहाँ का कॉमन एरिया एंड यहाँ पर टीवी भी है, तो आप यहाँ सबके साथ बैठकर वो भी देख सकते हैं। मैं मोस्टली यहीं पर बाकी ट्रैवलर्स एंड हमारे होस्ट के साथ बैठती थी। ये यहाँ का डाइनिंग टेबल है जहाँ हम मोस्टली खाना खाते हैं एंड ये है यहाँ की किचन। इस फ्लोर पर होस्ट रहते हैं, बट आप कॉमन एरिया में बैठ सकते हैं एंड इवन यहाँ पर खाना खा सकते हैं। अब पूरा दिन मैं अपने रूम में ही बैठी रही या बालकनी में एंड यहाँ की वादियों की खूबसूरती, हवा का ठंडापन, चिड़ियों का चहकना और इस जगह की शांति को महसूस कर रही थी। शाम में सोचा कि थोड़ा आसपास वॉक करके आती हूँ, तो मैं निकल गई काइस गांव घूमने। मेरे स्टे के ही पीछे था ये गांव। यहाँ काफी ज्यादा ऑर्चर्ड्स थे, जैसे एप्पल्स और पियर्स के। ये गांव मुझे बहुत सुंदर लगा, इतना हरा भरा और शांत। यहाँ के घर भी काफी पुराने थे। यहाँ वॉक करके काफी शांति मिल रही थी। काफी देर वॉक करके मैंने रिवर साइड जाने का प्लान किया, जो कि मेरे स्टे से बस हाफ एन आवर के वॉक पे था। मेन रोड से ये ट्रेल था जो कि सीधा रिवर को पहुंच जाता है एंड इस लोकेशन पर तो आपको इतने लोग भी नहीं मिलेंगे। पर मैंने ये गलती करी कि मैं शाम में काफी लेट निकली और फिर गांव में वॉक करके और भी लेट हो गई एंड फिर मौसम भी खराब होने लग गया था और बारिश का माहौल बन रहा था, सो मुझे ऑलमोस्ट नदी तक पहुंच के भी वापस आना पड़ा। पर आप लोग ये एक्सपीरियंस मिस मत करना एंड इवन मेरे स्टे के होस्ट आपको रिवर साइड वॉक पर लेकर जाते हैं। मैं अकेली निकली थी तो बीच में भटक भी गई थी, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो होस्ट के साथ भी नदी तक जा सकते हैं। वापस स्टे पर पहुंच के मैंने किया प्रॉपर हिमाचली डिनर। कड़ी, सेपू बड़ी, भटूरू, दाल एंड मीठे चावल, सब कुछ इतना टेस्टी और स्वादिष्ट था कि मैं तो शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, जब यहीं पर ऑथेंटिक हिमाचली फूड मिल जाएगा। ऑब्वियसली बिकॉज लोकल लोगों से अच्छा और कौन ही बना सकता है। वापस रूम में जाके मैं एकदम शॉक हो गई। बालकनी से रात को बाहर का ऐसा नजारा दिख रहा था, मतलब पूरी कुल्लू वैली जैसे जगमगा रही थी। रात को सारे पहाड़ चमक रहे थे एंड मुझे पहाड़ों के ऐसे नजारे रात के बहुत पसंद है, जब सारे शहर की लाइट्स ऑन हो जाती है। काफी देर तक मैं ये व्यूज देखती रही एंड फिर सो गई। आज के दिन मैं एक्सप्लोर करूंगी नगर और सोयल गांव। मेरी होस्ट ने मुझे स्कूटी रेंट करने में हेल्प करी, तो स्कूटी लेकर मैं पहले निकल गई नगर। नगर कुल्लू से 23 किलोमीटर और मेरे स्टे से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ मेरा पहला स्टॉप था नगर कैसल। ये कैसल ईयर 1460 में राजा सिद्ध सिंह ने बनाया था। काफी सेंचुरीज तक कुल्लू के राजा महाराजा यहीं से शासन करते थे और ये कुल्लू का कैपिटल होता था। अब ये कैसल हिमाचल टूरिज्म के अंडर आता है, जिन्होंने इसे 1978 में टेक ओवर कर लिया था टू रन इट एज अ हेरिटेज होटल। यहाँ 50 रुपीज की एंट्री फीस है। ये कैसल लकड़ी और पत्थर से बना हुआ है। यहाँ का आर्किटेक्चर काफी इम्प्रेसिव है और उससे भी इम्प्रेसिव है यहाँ के व्यूज। इधर से आपको कुल्लू वैली के बेहद खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। कैसल में आप स्टे भी कर सकते हैं। अगर वो पॉसिबल नहीं तो यहाँ हिमाचल टूरिज्म के रेस्टोरेंट में एक मील जरूर ट्राई करना व्हाइल एंजॉयिंग दीज व्यूज। इस कैसल में काफी मूवीज और सॉन्ग्स की शूटिंग भी हुई है, जैसे जब वी मेट एंड बैंग बैंग सॉन्ग। ये यहाँ की एंट्री है। सामने ही कैसल का रिसेप्शन है। साथ में टर्न लेते ये ओपन एरिया आता है, जहाँ से आप लेफ्ट टर्न लेकर कैसल का ये पार्ट चेक कर सकते हो। ये ग्राउंड फ्लोर है, जहाँ से ऐसे सामने वाली का ओपन व्यू दिखेगा। फिर स्टेयर्स चढ़ के आप ऊपर के पार्ट आ जाओगे। यहाँ सामने जाना अलाउड नहीं, बिकॉज ये गेस्ट के रूम्स हैं एंड इस साइड रेस्टोरेंट है, जहाँ आप पिक्स क्लिक कर सकते हो या फूड एंजॉय कर सकते हो। फिर वापस नीचे जाके वही ओपन पोर्च आ जाएगा। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है, जगतीपत मंदिर, जिससे बहुत सी कहानियां जुड़ी हैं।
इस मंदिर में एक बहुत विशाल चट्टान है। कहते हैं कि कुल्लू के देवताओं ने मधुमक्खियों का रूप धारण करके मनाली के पास से ये पत्थर उठाकर यहाँ स्थापित किया था और इस जगह को देवी देवताओं के मिलने और शासन करने का स्थान बनाया। जब मैं यहाँ पहुंची तब ये मंदिर बंद था, पर आप इसको जरूर देख कर आना। फिर यहाँ से सामने जाकर ये ओपन सा पोर्शन आएगा एंड अगेन यहाँ से वादियों का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखेगा। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। इसके बाद यहाँ से नीचे उतरेंगे तो एक छोटा सा म्यूजियम आएगा जो आप चेक कर सकते हैं। एंड फिर यहाँ से आप कैसल के एग्जिट पॉइंट पर पहुंच जाओगे। कैसल के बाद आप जो नेक्स्ट प्लेस विजिट कर सकते हो वो है चतुर्भुज नारायण मंदिर, जो कि कैसल के बिल्कुल बगल में है। ये मंदिर विष्णु भगवान का है जो कि शिकारा स्टाइल में बनाया गया था इन 11th सेंचुरी। नेक्स्ट आप जा सकते हैं त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, जो कि कैसल से बस 400 मीटर दूर है। ये मंदिर पगोड़ा स्टाइल में देवदार पेड़ की लकड़ियों से बनाया गया है। यहाँ का आर्किटेक्चर काफी इम्प्रेसिव है और ये मनाली की हिडिंबा टेम्पल जैसा दिखता है। ये भी 11th सेंचुरी में बनाया गया था एंड त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। इस मंदिर के बाद अब चलिए गौरी शंकर मंदिर, जो कि शिव भगवान का मंदिर है और कैसल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है, नगा बस स्टैंड के पास। ये भी 11th सेंचुरी में शिकारा स्टाइल में बनाया गया था, पर कहते हैं कि उससे पहले पांडवों ने यहाँ एक मंदिर स्थापित किया था अपने वनवास के वक्त। इस मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत यूनिक है और ये अपने स्टोन कार्विंग्स के लिए बहुत फेमस है। इस मंदिर के बाहर आपको काफी डिटेल्ड कार्विंग्स दिखेंगी, जैसे देवताओं की, सिंगर्स एंड डांसर्स की। मंदिर के अंदर शिव परिवार की मूर्ति है एंड शिव और पार्वती नंदी पर बैठे हुए हैं। ये मंदिर अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है। अब चलते हैं नगर के लास्ट डेस्टिनेशन मुरलीधर कृष्णा मंदिर, जो कि महाभारत के वक्त से है। ये प्राचीन मंदिर थावा गांव में है और नगर से कुछ 2-3 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप या तो वॉक करके जा सकते हो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर से, या ऑफ रोड पाथ पर ड्राइव करके भी पहुंच सकते हो। ये मंदिर ओरिजिनली शिकारा स्टाइल में बना था, पर भूकंप के कारण टूटने पर इसका आगे का हिस्सा दोबारा बनाया गया और इस मंदिर से दिखेंगे आपको नीचे वैली के कुछ ऐसे व्यूज। ये बना ही इतनी खूबसूरत लोकेशन पर है। इस मंदिर के पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि पांडवों और कृष्ण भगवान से जुड़ी हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं हम यहाँ के पंडित जी से। पांडव लोग जब वनवास में अज्ञातवास में थे तो अज्ञातवास में पांडव लोग यहाँ आए। दिन को आए, फिर दिन को युधिष्ठिर जी ने कहा बहुत अच्छा स्थान है, आज की रात्रि यहीं बिताएंगे। सब भाइयों ने हाँ कर दी। शाम को जब उनकी अपनी सभा हुई तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि हम बड़े संकट में हैं, ऐसे संकट को दूर करने के लिए हमारे मित्र राजा बहुत हैं, किसी राजा की सहायता लेंगे। तो उन्होंने किसी राजा का नाम लिया। उस पर भीमसेन जी ने किसी और राजा का नाम लिया, अर्जुन जी ने किसी और का नाम लिया, नकुल और सहदेव ने और नाम लिए। अंत में जब द्रौपदी की बारी आई तो द्रौपदी ने कहा ये तो रिश्तेदार है, जो अपने थे उन्होंने हमारी सहायता नहीं की। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कैसे? बोला जब दुशासन भरी सभा में मेरी लाज लूट रहा था तो मैंने आपकी तरफ देखा कि आप मेरे 5 पति हैं, आप मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन आप दुर्योधन से हार चुके थे, इसलिए आपने नीचा मुंह कर दिया। फिर मैंने धृतराष्ट्र जी की तरफ देखा कि वो कहेंगे कुलवधु का ऐसा अपमान मत करो भरी सभा, लेकिन दुर्योधन के डर से वो भी चुप रहे। फिर मैंने द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जी की तरफ देखा कि वो धर्म का उपदेश देंगे, एक स्त्री पर ऐसा प्रहार करना अच्छा नहीं, लेकिन दुर्योधन के डर से वो भी चुपचाप रहे। फिर मैंने भीष्म पितामह जी की तरफ देखा। भीष्म पितामह जी की भी मति मारी हुई थी, उन्होंने भी अनदेखी की। फिर मैं अंतिम दौर में श्री कृष्ण जी को याद किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने मेरी विनती सुनी
और एकदम प्रकट हो गए और दुर्योधन को ललकारा और मेरी साड़ियाँ बरती गई। भगवान श्री कृष्ण जी को याद किया पांडवों ने, क्योंकि द्रौपदी ने कहा कि उनके सिवा और कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। सो बेसिकली पांडवास यहाँ अज्ञातवास में आए थे और उन्हें ये जगह अच्छी लगी तो वो यहाँ कुछ बनवाना चाहते थे और द्रौपदी जी के सजेशन पर उन्होंने कृष्ण जी से ही सहायता मांगना सही समझा। सबने कृष्ण भगवान जी की याद, कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा ये मेरी तपस्थली है, मैंने यहाँ तपस्या की है। पांडवों ने कहा महाराज आपको तपस्या की जरूरत पड़ी। बोला मेरे को तपस्या इसलिए जरूरत पड़ी कि रुक्मणी कहा था कि आप जैसा शक्तिशाली पुत्र मुझे चाहिए। तो मैंने कहा कोई यह संभव नहीं है, संभव है, मैं वैसे ही पैदा कर सकता हूँ, मेरे में शक्ति है, परंतु मैं मनुष्य रूप में हूँ। मनुष्य रूप की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन नहीं करूँगा। इसलिए आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए हिमालय में जाकर गौरी शंकर की आराधना करके आपको शक्तिशाली पुत्र प्रदान करूँगा। तो मैंने यहाँ पर एक पैर पर खड़े होकर गौरी शंकर की आराधना की। फिर पांडव लोग बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने इस खुशी में गौरी शंकर का मंदिर ही बना दिया। फिर जब भगवान लुप्त होने लगे, द्रौपदी ने फिर प्रार्थना की, महाराज मेरी एक प्रार्थना है। बोलो बोलो। बोला जो आपने मेरे ऊपर उपकार किया है उसको मैं कभी भूल नहीं सकती, इसलिए कोई अपना चिन्ह दो, मैं अपने साथ रखूँ। फिर भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को इशारा, अर्जुन में क्या चिन्ह दूँ? तो मेरी प्रतिमा प्रकट करके द्रौपदी को सौंप दी। तो उस वक्त ये प्रतिमा जो है भगवान ने प्रकट की थी और द्रौपदी को सौंपी थी। तो पांडवों के याद करने पर कृष्ण जी प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि यहाँ उन्होंने गौरी शंकर की तपस्या करी थी। फिर उनके लुप्त होने से पहले द्रौपदी जी ने उनकी मेमोरी के लिए कुछ मांगा, जिस वक्त उन्होंने अर्जुन जी को बोला कि उनकी मूर्ति प्रकट की जाए। तो यहाँ जो मूर्ति है वह स्वयंभू मूर्ति है। फिर इसको लेकर वो दूसरी सुबह यहाँ से जा रहे थे। जब जा रहे थे प्रतिमा को साथ ले जा रहे, तो जो हमारे लोकल देवता जो है उन्होंने आकाशवाणी की, खबरदार इस प्रतिमा को यहीं स्थापना करें, अगर आप ज़बरदस्ती ले जाएंगे हम शाप देंगे, जितना कष्ट आप उससे अधिक कष्ट आपको होंगे। अगर आप यहीं स्थापना करेंगे तो ये हमारे भी इष्ट होंगे, तो जब तुम हमारी याद करेंगे हम तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर युधिष्ठिर जी ने देवताओं की बात मानकर भगवान जी की स्थापना कर दी। ये सब इंसिडेंट्स के बाद मूर्ति की स्थापना इधर ही कर दी गई। एंड क्या आपको पता है मंदिर के सामने जो ये पेड़ है ये अर्जुन जी का रूप है। उन्होंने इस पेड़ का रूप लिया है ताकि वो इस जगह की रक्षा कर सकें। आज स्थापना तो हो गई, इनकी रक्षा के लिए मैं वृक्ष रूप में रहूंगा। तो ये वृक्ष बन अर्जुन जी का प्रतीक है। ये है कृष्ण जी की स्वयंभू मूर्ति। सो आप इस मंदिर को भी जरूर विजिट करना, क्योंकि यहाँ हमारे हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड बहुत सी स्टोरीज हैं। अब मेरा नेक्स्ट स्टॉप था सोयल गांव, जो कि नगर से 7 किलोमीटर दूर था। ये गांव एक हिडन प्लेस है जो काफी कम लोगों को पता है। नगर से सोयल के बीच के रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं और इतने प्यारे और शांत गांव आते हैं। सोयल से लगभग 1 किलोमीटर पहले तक प्रॉपर रोड्स हैं। उसके बाद आप या तो पैदल जा सकते हो या कच्ची ऑफ रोड पाथ में ड्राइव करके भी जा सकते हो। रोड्स अभी तो कच्ची हैं, पर उन पर काम चल रहा था, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में पूरे गांव तक अच्छी रोड्स बन जाएं। गर्मी बहुत थी और मैं थक गई थी, तो मैं ड्राइव करके एक पार्किंग स्पॉट तक पहुंची। पास में एक रिवर पॉइंट था, तो मैं वहां के लिए निकल गई। ये गांव काफी शांत और सुंदर है। ये रास्ते ऑर्चर्ड से निकलते हुए जाता है। आपको रोड पर ही ऐसा बोर्ड दिख जाएगा कैफे का, जहाँ से आपको इस ट्रेल को फॉलो करना है। जंगल से निकलते हुए आप रिवर साइड पहुंच जाओगे। सबसे पहले यहाँ खूब सारे कैफेज दिखेंगे। यहाँ कुछ शॉप्स भी हैं जहाँ लोकल्स मेहनत से सामान बनाकर बेचते हैं, तो आप उनको सपोर्ट करने के लिए उनसे एक आधी चीज भी ले सकते हो। एंड ये क्रॉस करके रिवर पॉइंट आएगा। क्योंकि मैं पीक सीजन में आई थी और सोयल मनाली के पास पड़ता है, तो वहाँ का क्राउड भी इधर आया हुआ था।
बाकी टाइम आपको शायद यहाँ बहुत ही कम लोग दिखेंगे। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड और थक चुकी थी, तो काफ़ी देर रिवर के एक कोने पर बैठ के मैंने ठंडे ठंडे पानी में अपने पैर डुबोए, उससे मुंह धोया और ठंडा ठंडा नदी का पानी पिया। ये सब करके तो मेरी आत्मा ही फ्रेश हो गई थी, इतना सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर चिल करके मैंने मैगी का ऑर्डर दिया। आप ऊपर कैफ़ेज़ में ऑर्डर दे सकते हो जो आपको रिवर साइड दे देंगे, बस यहाँ गन मत फैलाना एंड वापस कैफ़े में उनका सामान उन्हें पकड़ा कर ही जाना। यहाँ ये प्यारा सा ब्रिज था जिससे मैंने चूज़ किया मैगी खाने के लिए। ऐसे नदी के बीच में पेड़ों से घिरे हुए इन पहाड़ों के नज़ारों के साथ मैगी खाने का तो अलग ही मज़ा है। ये है यहाँ का दूसरा ब्रिज जो कि एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करता है। दूसरी साइड और भी कम लोग होते हैं तो मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस जगह ज़रूर आना, यहाँ की खूबसूरती आपके मन को अलग ही सुकून देगी। और पहाड़ों में नदी से अगर पानी भर के नहीं पिया तो क्या किया। जाने से पहले मैंने अपनी बोतल नदी के पानी से भरी। ये पानी एकदम ताज़ा होता है एंड ऐसा ठंडा पानी पीकर तो मज़ा आ जाता है। इधर 1 घंटा लगा के मैं वापस निकल गई काइस के लिए जहाँ मेरा स्टे है। मेरे होम स्टे में काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो आप चूज कर सकते हो टू लर्न अबाउट लोकल कल्चर और हिडन प्लेसेस। तो आज के दिन मैंने चूज़ किया लोकल क्विजीन कुकिंग सेशन। इसमें आप हिमाचली डिशेस कुक करना सीख सकते हो जैसे सिद्धू या चना मात्रा। तो मैंने चूज़ किया सिद्धू बिकॉज मुझे वो बहुत टेस्टी लगता है एंड हिमाचल की काफ़ी ट्रेडिशनल डिश है। तो इसकी प्रिपरेशन हमने सुबह जाने से पहले शुरू कर दी थी एंड बाकी का मैंने आकर कंप्लीट किया। तो मेरे होस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि सिद्धू कैसे बनाया जाता है। आज हम सिड्डू बनाने जा रहे हैं जो कि हिमाचल की स्पेशल डिश है। इसकी स्टफिंग कई प्रकार से होती हैं, जैसे कुछ लोग तो इसमें माश की दाल मिलाते हैं, कुछ ये अखरोट, कुछ बेदाना करके, या फिर कुछ हम लोग जो स्पेशली इसको चुल्ली की गुटली से बनवाते हैं, जो कि पहले जो है इसको हम डिप करके रखते हैं, फिर ग्राइंड करते, फिर ये एक्चुअली ये कड़वी होती है, फिर इनको हम पूरा दिन पीसते हैं और पीस के इसका कड़वाहट ख़त्म होती है। और फिर इसमें हम प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक मिला के, नमक, मिर्च, हल्दी सब कुछ मिला के फिर इसकी स्टफिंग करती हैं। ये हमारे सिड्डू बने हैं। इसके बाहर जो है आटा लगाया जाता है, अंदर से स्टफिंग होती है और फिर इसको आधा घंटे या 20 मिनट के लिए स्टीम करके फिर ये तैयार हो जाते हैं। इसको फिर हम चटनी या घी इसके साथ खाते हैं। डिनर में हमने यही सिद्धू खाए। ये देसी घी के साथ बहुत लाजवाब लगते हैं एंड ये काफ़ी टेस्टी बने थे। तो आई विल रेकमेंड कि अगर आप यहाँ आओगे तो ये एक्टिविटी ज़रूर ट्राई करना बिकॉज इससे आपको लोकल कल्चर एंड डिशेस के बारे में पता चलता है। सो यू आर नॉट जस्ट एक्सप्लोरिंग प्लेसेस बट ऑल्सो लर्निंग अबाउट लोकल कल्चर विच एड्स ट्रू मीनिंग टू ट्रैवलिंग। अब तीसरे दिन मैंने प्लान बनाया बिजली महादेव मंदिर जाने का। ये कुल्लू से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और ये 2400 मीटर की हाइट पे बसा हुआ है। इस मंदिर को बिजली महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ साल में जब भी बिजली गिरती है तो वो यहाँ के शिवलिंग पर गिरती है, जिससे वो शिवलिंग टूट जाता है। फिर यहाँ के पंडित शिवलिंग को मक्खन में लपेट कर रखते हैं एंड थोड़े दिनों में वो शिवलिंग एकदम नए जैसा हो जाता है। ये शिवलिंग बना भी मक्खन का हुआ है। अब बिजली महादेव पहुंचा कैसे जाए? आप अपने प्राइवेट व्हीकल से पार्किंग स्पॉट तक पहुंच सकते हो, जहां से आगे 2.5 से 3 किलोमीटर का स्टीप ट्रैक करना होगा। मैंने स्कूटी आज भी रेंट पर ली थी एंड मैंने स्कूटी से ही ये सफर किया। यहाँ आप लोकल HRTC बसेस से भी आ सकते हो जो कुल्लू से चलती हैं, पर वो आपको पार्किंग से 2 किलोमीटर पहले उतार देंगी बिकॉज बसेस आगे नहीं जा सकती एंड इसलिए ट्रैक में 2 किलोमीटर और ऐड हो जाएगा। अब कुल्लू से बिजली महादेव का रास्ता काफी खराब था, मतलब स्कूटी चलाने में तो बहुत दिक्कत आ रही थी। मुझे 1 घंटा लगा टॉप तक पहुंचने में। रोड्स एकदम पतली और टूटी हुई थी। ये वो पॉइंट है जहां बसेस आपको ड्रॉप करेंगी एंड ये देख के समझ लगा कि यहाँ से बसेस आगे क्यों नहीं जाती। यहाँ से रास्ता एकदम स्टीप और ऑफ रोड पैच था। मैंने तो बस शिव का नाम लेकर ये पैच पार किया, वरना मुझे तो डर था कि मेरी स्कूटी स्किड कर जाएगी। दिस वॉज नॉट ईजी टू हैंडल। एनीवेज, इसके अलावा एक और ऑप्शन है जहां आप सारा ट्रैक भी स्किप करके टॉप पे पहुंच सकते हो एंड वो है 4x4 हायर करके।
मेरे स्टे के होस्ट भी ये ऑफर करते हैं, तो आपको ना ड्राइव करने की ज़रूरत पड़ेगी ना ट्रैक करने की, और आप सीधा ऊपर बिजली महादेवी पहुंच जाएंगे। ट्रैक यहाँ से शुरू होगा, पार्किंग के बगल से ही। ये ट्रेल पर प्रॉपर स्टेयर्स बनी हुई है एंड आपको बस यही चढ़ते रहना है। देखने में आसान लगेगा कि बस सीढ़ियां चढ़ते जाना है, पर ये बहुत ज्यादा स्टीप ट्रैक है, ऑब्वियसली बिकॉज मंदिर इतनी हाइट पर बसा हुआ है। ट्रेल की स्टार्टिंग में शॉप्स है जहाँ से आप खा पी सकते हैं और यहाँ पर पेड वॉशरूम्स भी हैं। इसके बाद टॉप पर जाकर ही आपको कुछ खाने को मिलेगा। रास्ता काफी सुंदर है, दोनों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ। साथ साथ में आप जैसे हाइट गेन करते रहते हो तो नीचे कुल्लू वैली के ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। पर मुझे ये ट्रैक काफी ज्यादा टायरिंग लग रहा था, बिकॉज मुझे ट्रैक करने का इतना आदत नहीं है। ट्रैक मुश्किल तो नहीं है, पर काफी स्टीप होने के कारण बहुत थकान हो रही थी और सांसें फूल रही थी। मैंने एक चीज देखी कि जिधर प्लेन रास्ता था स्टेयर्स के साथ, वहां चलना ज्यादा आसान था, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। एक बात का सब प्लीज ध्यान रखा करें कि आप जहां भी जाते हैं तो अपना कचरा अपने बैग में डाल के उसको बाद में प्रॉपर डिस्पोज करें। अब यहाँ ट्रेल पर तो डस्टबिन भी थे, फिर भी सबने इतना कचरा फैलाया हुआ था। ऐसी हरकतें करने के बाद भोलेनाथ के दर्शन करने का भी क्या फायदा। फाइनली 1 घंटे बाद मैं इस मेडो में पहुंची। यहाँ से आप लगभग मंदिर पहुंच गए हो। इस मेडो में काफी फूड पॉइंट्स है जहाँ आपको इजीली लोकल फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और पहले मंदिर के लिए निकल गई। यहाँ से दोबारा एकदम स्टीप चढ़ाई थी। टांगे और पैर बहुत दर्द कर रहे थे, सर दर्द और चक्कर भी आ रहा था, पर अब ऐसे था कि भोलेनाथ के दर्शन करके ही आराम करूंगी। ऊपर पहुंच के वैली के चारों तरफ का नजारा दिख रहा था एंड जिस मेडो में आप जंगल से निकलते हो उसका नजारा कुछ ऐसा दिख रहा था। पर मुझे तो बिल्कुल होश नहीं था क्योंकि मैं इतनी थकी हुई थी। फाइनली मंदिर पहुंची एंड बिजली महादेव जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। मंदिर के अंदर फोटोज एंड वीडियोस लेना मना है, तो आप भी पिक्स क्लिक करना अवॉइड करना। मंदिर में लगभग 1 घंटा बैठी रही। यहाँ शिवलिंग मक्खन का बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत और अनोखा दिखता है। उसके बाद बाहर आके मैंने टॉप को थोड़ा एक्सप्लोर किया। मेरी टांगे और पैर इतने दर्द कर रहे थे कि मैं लंगड़ा के चल रही थी। हर स्टेप रखने पर इतना दर्द हो रहा था। पर दैट्स द थिंग, भोलेनाथ तक पहुंचना इतना आसान नहीं। वो आपकी परीक्षा जरूर लेंगे एंड एक बार उनके पास पहुंच जाओ तो इस दर्द में भी खुशी मिलती है। चाहे बहुत दर्द में थी, पर बिजली महादेव के इतने पास होने की खुशी भी थी और फिर ऐसे लगने लगा कि ये दर्द तो वर्थ इट है। बिजली महादेव के टॉप से आपको आसपास के पहाड़ों का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ से एक तरफ कुल्लू वैली और दूसरी तरफ पार्वती वैली दिखेगी। आप देख सकते हैं कि कुल्लू वैली यहाँ से इतनी खूबसूरत दिख रही है। इवन यहाँ से भुंतर एयरपोर्ट का रनवे भी दिखाई दे रहा था। इन नजारों को तो आप कितनी देर तक बैठ के देख सकते हो, पर इनसे मन नहीं भरेगा। इवन बुद्धिस्ट में भी इस जगह की मान्यता है। आपको यहाँ काफी बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी दिखेंगे मंदिर के अंदर पूजा करते हुए और फिर बाद में ये वादियों का नजारा लेते हुए। यहाँ ऊपर भी इतनी प्लास्टिक बॉटल्स थी। आई होप जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप सब जहाँ पे जाओगे कभी भी नेचर को ऐसे पल्यूट मत करना, क्योंकि अगर हम कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो उस जगह की सफाई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। एंड अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले सकते तो वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। ये देख के बस बुरा लगता है कि इंसानों के कारण इतनी खूबसूरत जगह भी गंदी हो जाती है। यहाँ एक 60 फीट का पोल भी है जिससे कहते हैं कि वो बिजली को एज ए डिवाइन ब्लेसिंग अट्रैक्ट करता है। काफी वक्त बिताने के बाद मैं वापसी के लिए निकल गई। मेडोज में पहुंच के मैंने एक शॉप से कड़ी चावल खाए, पर टू बी ऑनेस्ट मुझे वो इतने टेस्टी नहीं लगे एंड बासा टेस्ट हो रहा था। बिजली महादेव पर आप ओवरनाइट रुक भी सकते हैं एंड स्टे ऑप्शंस में आपको यहाँ कैंप्स मिल जाएंगे। यहाँ सामान भी गधों पर लाद के लाया जाता है। फिर वापसी का सफर शुरू किया। अब चाहे उतराई थी, पर फिर भी यहाँ ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि रास्ता तो स्टीप ही है और ऐसा लगता है आप गिरते हुए जा रहे हो। नीचे पहुंच के मैंने गन्ने का जूस पी के अपनी थकान मिटाई। अभी आगे 1 घंटे का सफर पड़ा था कुल्लू तक का, जो काफी टायरिंग होने वाला था। पर जो भी है, बिजली महादेव के दर्शन करके हर तरह का दर्द और थकान वर्थ इट लग रहा था।
और आज का दिन बस यहीं खत्म होता है भोलेनाथ के दर्शन के साथ। आज है मेरा कुल्लू में लास्ट डे एंड मैं प्रॉपर्टी पर ही रहकर कुछ और लोकल एक्टिविटीज में एंगेज करूंगी। आज के लिए मैंने चूज किया ऑर्चर्ड विजिट एंड हॉर्टिकल्चर लर्निंग सेशंस। सो एज वी नो, कुल्लू काफी रिच एरिया है इन टर्म्स ऑफ फ्रूट्स प्लांटेशन। यहाँ के एप्पल्स काफी फेमस होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होते हैं। मेरे स्टे के पीछे ही काफी सारे ऑर्चर्ड्स हैं एंड ये बस एप्पल तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ पर और भी काफी फ्रूट्स उगाए जाते हैं जैसे प्लम्स, पोमीग्रेनेट, एप्रिकॉट, पियर्स एंड पीचेस। तो मेरे स्टे के होस्ट मुझे ऑर्चर्ड्स का टूर देंगे। हम स्टेज के पीछे वाले ऑर्चर्ड्स में पहुंच गए जहां मैंने हर तरह के फ्रूट्स के पेड़ देखे। मैंने सबसे पहले फ्रूट्स प्लकिंग सेशन किया जिसमें आप फ्रूट्स प्लक करते हैं। अभी फ्रूट्स इतने पके नहीं हुए थे पर ये सीजन जुलाई से शुरू होकर सितंबर तक चलता है एंड तब आप काफी सारे फ्रूट्स प्लक कर सकते हैं। सो डू ट्राई दिस एक्टिविटी एज इट इज सो यूनिक एंड ये आपको शायद ही कहीं मिलेगा। इसके बाद हम एक लोकल फार्मर से मिले जो हमें आज यहाँ की हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स सिखाने वाले हैं। तो यहाँ सेब के अलावा और कौन से फल हैं? सेब के अलावा यहाँ पर और देखो आप, एक तो आपका ये आलू बुखारा होता है, हमारे यहाँ इसको लोकल में पलम बोलते हैं। अच्छा। फिर हमारे यहाँ पर जो पीर होता है ना, जिसमें हमारे यहाँ लोकल भाषा में जो है नाशपाती बोलते हैं, तो वो चीजें होती है। उसके बाद और सी चीजें हैं, हाँ जी। आड़ू है, अखरोट है, बहुत सी चीजें यहाँ पर होती है हमारे इलाके में। अच्छा। काफी हद तक होती है। तो ये कौन से सीजन में ग्रो होता है? वो आपका मान के चलो ये आपका अप्रैल से लेकर शुरू होता है इसकी ग्रोथिंग जब होता है तो आपके अक्टूबर तक। अच्छा। उसके बाद आप 5 महीना आपका जो है पेड़ का जो बंद हो जाता है। अब ये हमें बताएंगे कि ग्राफ्टिंग कैसे करी जाती है। बेसिकली ग्राफ्टिंग में 2 प्लांट्स जो कि एक ही फ्रूट की वैरायटी होते हैं उनको इस तरह से जोड़ा जाता है कि वो न्यू वैरायटी ऑफ फ्रूट बन जाता है। तो आप बता सकते हैं कि ग्राफ्टिंग क्या होती है? ग्राफ्टिंग में से ऐसा होता है, पहले एक तो सेब का बीज होता है, हाँ जी। वो डालना पड़ता है सेब का बीज पहले, क्या नाम, नर्सरी में। फिर जब सेब का बीज निकल के जब उसमें जो है सीढ़ी है कि उसका पौधा ही होता है सेब का, वो निकलता है, वो फिर उसको जो है आपका 1.5 से 2 मीटर तक जब वो पौधा होता है फिर उसमें जो ग्राफ्टिंग करना पड़ता है। अच्छा। वो हम थोड़ा सा आपको मैं बता सकता हूँ किस तरीके से होता है। हाँ 1 मिनट आपको बता सकता हूँ कैसे होता है। ठीक है। जैसे आप मान लो ये सेब का पेड़ है, इसमें हम जैसे ये चीज़ें हैं, ये जो एक्स्ट्रा जो इसमें क्या नाम होती है, इनको काट के हम निकाल देते हैं इस तरीके से। ये इससे मोटा नहीं लगेगा। जो मदर प्लांट होता है फिर उसको जो इतना 9 इंच काट के, नर्सरी में 9 इंच काट के जो है, फिर इसके ऊपर हम जो इस तरह से चाकू होता है एक, इस तरीके से उसमें कलम की जाती है। ये सेब का जो क्या नाम है मदर प्लांट जब क्या नाम कलम लगाते हैं तो ये तरीका लगाने का सेम का, ये देखो। अच्छा। फिर इसके ऊपर जो है पॉलीथीन जो कागज होता है हाँ पॉलीथीन, उसको जो है बाहर से जो क्या नाम किया जाता है ताकि हवा जो है पानी ना जाए, कुछ ना जाए, तब तक इसमें कुछ ना, जब हवा जाएगी तो कुछ नहीं होगा। तब जो है बिल्कुल जैसे फिर ये ग्रोथ बन जाता है 1 साल के अंदर। तो इसको ऐसे प्लांट कर देते हैं? ऐसे प्लांट कर देते हैं। हाँ जी। जब प्लांट किया जाता है तब 1 साल के बाद इसको जो पूरी जो है मान के चलो 2 से 2.5 मीटर तक इसकी ग्रोथ हो जाती है। ये एक्सपीरियंस मुझे काफी रिच और मीनिंगफुल लगा। I mean, घूमने के साथ साथ ऐसी एक्टिविटीज में भी एंगेज करना चाहिए जिससे आपको लोकल एरिया के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। मेरा कुल्लू का सफर तो यहीं तक का था, पर इसके अलावा आप कुल्लू में क्या कर सकते हैं? यू कैन ट्राई एडवेंचर एक्टिविटीज, जैसे यहाँ रिवर राफ्टिंग काफी फेमस एक्टिविटी है और उसके साथ पैराग्लाइडिंग भी। अगर आप इस होम स्टे में रहते हैं तो यहाँ के ओनर्स आपको ये एक्टिविटीज भी अरेंज करवा के दे देंगे। इसके अलावा कुल्लू में काफी हिडन लोकेशंस है जो यहाँ के लोकल्स ही आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकते हैं। मेरे स्टे के होस्ट कुल्लू से ही हैं, तो इनको ऐसी सारे हिडन स्पॉट्स के बारे में पता है जो यू विल नॉट फाइंड ऑन एनी टूरिस्टी मैप। They organize proper guided tours जैसे कि day hikes to hidden waterfalls और some viewpoints और riverside picnics. They also organize jeep safari to Kais Wildlife Sanctuary जो कि आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए क्योंकि वो यहाँ का मेन एक्सपीरियंस है जो अनफॉर्चुनेटली मुझसे मिस हो गया था। So I will 100% recommend you कि अगली बार मनाली, कसौल जैसी जगहें स्किप करके आप कुल्लू में आकर रहिए। एंड कुल्लू में भी आप रहिए कायस में, जहां आप शहर के भीड़ भड़क्के से दूर एकदम शांति में वादियों के बीच में रुक सकते हैं। और यहाँ द रैम्बलर्स रिट्रीट इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टे। देखो,
मैं तो सोलो ट्रैवल कर रही थी, पर यहाँ रहकर तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि मैं सोलो ट्रिप पर हूँ, क्योंकि यहाँ सब मिलजुल के एक फैमिली की तरह रहते हैं। हर तरह के ट्रैवलर्स, चाहे सोलो ट्रैवलर हो, फ्रेंड्स हो या कपल्स, सब इकट्ठे मिलजुल के ही रहते हैं। And if you are someone who travels slow and prefers long stay options, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। So according to me, this is the best place to stay in Kulu Valley, क्योंकि ऐसा स्टे, ऐसे होस्ट, ऐसी एक्टिविटीज आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। इस प्रॉपर्टी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम डायरेक्टली रिगार्डिंग एनी बुकिंग्स रिलेटेड टू द रूम्स, एक्टिविटीज और गाइडेड टूर्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय ट्रिप टू कुल्लू। इसके बाद मैं निकल गई थी मनाली के लिए, जिसका अलग ब्लॉग आएगा और उसका लिंक मैं यहाँ अटैच कर दूंगी। अगर आपको कुल्लू वैली रिलेटेड या इस व्लॉग रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना, आई विल गेट बैक टू यू। एंड ऐसी और ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।